एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब दोयंग ने सेजिन के पैर को मोड़ दिया था। वो सेजिन को किस कर रहा था, लेकिन सेजिन को बहुत घिन आ रही थी और वो सोचने लगती इसने मेरे पैर को मोड़ दिया और ये कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है। वो उसे दूर हटा रही थी लेकिन दोयंग दूर नहीं हट रहा था। सेजिन सोचने लगती मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इसे रोक दूं। फिर वो अचानक से दोयंग से कहती है कि तुमने योंगजी से क्या बात करी? मैंने कुछ देर पहले उसे घर के बाहर देखा था। मैंने वाइन के 2 ग्लास भी देखे। क्या तुम योंगजी के साथ मिलकर ड्रिंक पी रहे थे? मैंने पहले इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम बहुत गुस्से में लग रहे थे, लेकिन मैं सच में तुमसे ये बात पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझ पर चीट कर रहे हो किसी और के साथ ड्रिंक पीना जब मैं वहाँ पर ना हूँ? तो तुम्हें नहीं लगता असल में तुम हो जिसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स कम हो रही हैं? और मैं कांग्यून से मिलने गई वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रही थी। मैंने योंगजी के मुंह से ये सब कुछ सुना था, इसलिए मैं बहुत जेलस हो गई थी। लेकिन क्या तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगे बिना असली वजह को जाने? और सेजिन सोचने लगती है मुझे ऐसा ही करना चाहिए, सबसे पहले इसका मूड बदलना चाहिए, उसके बाद मौका देखकर मैं दोयंग से दूर भाग जाऊंगी। लेकिन दोयंग उसकी बातों में नहीं आता और कहता है क्या तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई? तुम्हारे पास तो बहुत बहाने हैं, तो तुम ये कह रही हो कि तुम कांग्यून से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी। सेजिन, इस वक्त तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए। सेजिन सोचने लगती है खुद पर काबू रखो, मैं इससे हर एक एक चीज वसूल कर रहूंगी। तुम्हारी ये जो आंखें हैं, किसी दिन मैं इन्हीं आंखों से तुम्हें खून के आंसू रुलवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में कांग्यून को देखते हैं जो सेजिन का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो कहने लगता है जितना मैं इस बारे में सोच रहा हूँ उतनी ही मुझे चिढ़ हो रही है। उसने ही मुझसे कहा था यहाँ पर इंतजार करने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं आई। भूल जाओ कांग्यून, आखिर मुझे उस पागल औरत की फिक्र क्यों हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं सेजिन की धीमे धीमे आँख खुलती है। पर्दे डले हुए थे इसलिए उसे समझ नहीं आता कि आखिर वक्त क्या हुआ है। सेजिन सोचने लगती है मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कांग्यून कहता है कि 2 बज चुके हैं, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सेजिन सोचने लगती है क्या 2 बज गए? मुझे तो आज कांग्यून से मिलने के लिए जाना था, शायद से अब तक तो वो वहाँ से जा चुका होगा। दोयंग कहता है चलो मैं चलकर पहले तुम्हें नहला देता हूँ। फिर वो लोग नहा रहे थे और दोयंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी सेजिन कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मैं स्टीक खाना चाहती हूँ। दोयंग कहता है लेकिन घर में अभी सामान नहीं है, चलो बाद में खाते हैं। सेजिन कहती है लेकिन मैं अभी खाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोयंग सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है और सेजिन सोचने लगती है नहाते वक्त वही सपना अचानक से मेरे दिमाग में आया जिसमें इंजॉन दीदी मुझसे भागने के लिए कह रही थी। दीदी क्या सच में ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो घर से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है उस वक्त बदला गया तेल लेने मैं बस भागने का सोच रही थी, उस घुटन भरी जगह से दूर, उस दोयंग से दूर जो कि मुझे गुज़बम दिलाता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से भाग जाऊंगी तो फिर मैं बाद में बदला कैसे लूंगी? तभी अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अपने मन में कहने लगती है तुमने तो खुद को तैयार करा था ना, तो फिर अंधों की तरह क्यों भाग रही हो? वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अचानक से वो खुद के थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और कहती है कि खुद पर काबू करो, तुम्हें दोयंग से बदला लेना है। तभी अचानक कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कांग्यून था। फिर थोड़े वक्त पहले देखते वो अपने घर वापस आ गया था क्योंकि सेजिन नहीं आई थी और वो अपनी बिल्ली से कहने लगता पहले तो उसने मुझे आने के लिए कहा और वो खुद नहीं आई। उसे क्या लगता है कि मैं आसान शिकार हूँ जो आसानी से मान जाऊंगा? क्या हुआ अब तुम उस लड़की की साइड ले रही हो क्योंकि उसने तुम्हें बारिश में भीगने से बचाया था? भूल जाओ, लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? और वो ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लगती जो कि अपने वादे को तोड़ दे। ठीक है, मैं बस उसको चेक करके फौरन वापस आ जाऊंगा। मैं दोयंग के घर में हल्का सा झांकूंगा और इस बात का यकीन करूंगा कि कुछ गलत नहीं हुआ है। वो जा रहा था तभी उसे सामने सेजिन नजर आती है जो खुद के थप्पड़ मार रही थी। फिर प्रेजेंट टाइम देखते सेजिन कहती कांग्यून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कांग्यून कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है? तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? तभी कांग्यून सेजिन की बॉडी पर वो निशान देखता और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ कांग्यून ने करा। सेजिन उसका हाथ झटक देती है और कहती इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर दोयंग का घर है? यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कांग्यून कहता है क्या ये सब कुछ मायने रखता है? जरा खुद को देखो, तुम्हारी क्या हालत बन गई है। और सेजिन सोचने लगती है मेरे ऊपर छाता लगाकर मुझ पर इस तरह से तरस मत खाओ। तभी
तभी कांग्यून कहता है कि तुम भाग रही थी है ना। सेजिन कहती नहीं, मैं तो बस बाहर आई थी और जाने वाली थी। तभी कांग्यून उसे पीठ पर उठा लेता है। सेजिन कहती ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। कांग्यून कहता है थोड़ी देर शांत रहो और उस गधे दोयंग को बता देना कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और इस तरह से हिलना मत करो क्योंकि मैं तुम्हें एक हाथ से पकड़ा हूँ और तुम बहुत भारी हो। फिर वो उसे आराम से बस स्टॉप पर बिठा देता है और कहता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारी कंडीशन को देखते हैं। फिर वो उसके पैर को देखकर कहता है कि वो साइको एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छी बात तो है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें बस काफी बुरी मोच आ गई है क्योंकि अगर तुम्हारे पैर की हड्डी टूट जाती तो तुम हिल भी नहीं पाती। फिर कांग्यून देखता है कि सेजिन इतनी ठंड में कुछ पहनी नहीं थी। वो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है सच में तुम तो खुद को मारने की कोशिश कर रही हो। ये तीसरी बार है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी हालत में देख रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें चाकू लग गया था और दूसरी बारी में किसी स्ट्रेंजर ने तुम पर हाथ उठा दिया था और अभी मैंने देखा तो तुम खुद को थप्पड़ मार रही थी। सेजिन कहती है क्योंकि अगर मुझे बदला लेना है तो मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है। कांग्यून कहता है भले ही ये बदले के लिए है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। वैसे मेरी बहन ने खुद को चोट पहुंचाई थी। वैसे मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता कि शुरुआत में तो वो बस कुछ मामूली चोटें ही लग रही थी। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। कांग्यून अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान कैसा है। सियोयून कहती है अरे ये मैं किसी चीज से बस टकरा गई थी, तुम फिक्र मत करो, ये तो आम सी चोट है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। कुछ वक्त बाद उसके हाथ पर फिर से एक जलने का निशान था। कांग्यून उससे इस बारे में पूछता है लेकिन सियोयून हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस रामेन बना रही थी इसलिए बस जल गई। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। कांग्यून भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि सियोयून हॉस्पिटल में एडमिट थी लेकिन वो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी बल्कि हंस रही थी। कांग्यून कहता है तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी, इस बार तुम्हें चोट कैसे लग गई। सियोयून कहती है माफ करना, मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, अगली बार ख्याल रखूंगी। प्रेजेंट वाला कांग्यून बताने लगता है कि वो मुस्कुरा रही थी इसलिए उसके अंदर क्या चल रहा था मैं समझ नहीं पाया। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, उसका बड़ा भाई होकर भी मैं उसे समझ नहीं पाया। सियोयून के लिए उसकी लौती फैमिली मैं और सिर्फ ग्रैंडफादर ही थे। सेजिन कहती है तुमने अपनी बहन को नहीं मारा है ना। कांग्यून कहता है कि वो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मरी थी। उसके शरीर पर बहुत सारे कट के निशान थे जो बॉक्स कटर से लगाए गए थे। सेजिन कहती क्या बॉक्स कटर, क्या तुम्हारी बहन ने खुद के साथ ऐसा करा था। कांग्यून कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुंचा था तो वो पहले से खून से लथपथ थी। उस वक्त मैं अपना होश खो चुका था, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं जेल में था जिसे अपनी ही बहन का हथियारा बना दिया गया था क्योंकि क्राइम सीन के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट के निशान, मेरा डीएनए और नाइफ मिला था। इसी वजह से जज ने मुझे 10 साल की सजा सुना दी। मैंने अपनी प्यारी बहन को खो दिया, वो भी बिना ये जाने कि आखिर हुआ क्या था। जब मैं जेल में था तो यही सोच रहा था आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, सियोयून को ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ा। तब मेरे दिमाग में एक बात आई, उसके ये सिम्टम्स तभी से नजर आने लगे थे जब वो दोयंग से मिली थी। उसके बाद मैंने दोयंग को बहुत सारे लेटर भेजे थे और भीख मांगी थी कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने अपील करने की भी कोशिश करी थी लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, जैसे कि जानबूझकर कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम भी वही सब कुछ कर रही हो। इससे मुझे मेरी बहन की याद आ गई कि मैं उसके लिए भी यही सब कुछ कर रहा था। बदला लेना ठीक है लेकिन तुम्हें पता है ना कि बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दोयंग को देखते हैं जो घर वापस आ गया था लेकिन सेजिन वहाँ पर नहीं थी और वो कहता है लगता है कि अभी भी उसके अंदर हिलने की ताकत है। नेक्स्ट सीन में वो कार से जा रहा था और कहता है क्या मुझे उसका पैर पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए था। और देखते हैं कि उसके पास सेजिन की लोकेशन भी थी कि वो कहाँ पर थी। वो सोचने लगता है सेजिन हमेशा ऐसी लड़की रही है जिसे पहचानना आसान है लेकिन फिर वो बदल गई। ऐसा तब से हुआ था जब उसकी फैमिली जैसी बहन इंजॉन मरी, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जितना उससे प्यार करता हूँ मुझे उतनी ही कोशिश करनी पड़ेगी। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है और सोचता है क्या ये कांग्यून है। फिर सेजिन को देखते हैं जो किसी से कह रही थी कि बस आने ही वाली है। तभी दोयंग वहाँ पर आकर कहता है सेजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो पर्सन वहाँ से उठता है, वो कांग्यून तो नहीं था लेकिन कोई और था जो सेजिन को शुक्रिया कह रहा था। दोयंग कहता है वो कौन था। सेजिन कहती है मुझे नहीं पता, वो बस रास्ता पूछ रहा था। दोयंग कहता है इसका मतलब वो कांग्यून नहीं था। सेजिन कहती ये मत कहना कि तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। दोयंग कहता है लेकिन तुम सरप्राइज नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। सेजिन कहती है वेल मैं जहाँ पर भी होती हूँ तो वहाँ पर आ ही जाते हो। और सेजिन सोचने लगती है कांग्यून सही था, बदला लेने के लिए मुझे
जिंदा रहना पड़ेगा। फिर वो दोयंग से कहती है उस वक्त मैं इसलिए भाग गई थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन जब मैं बाहर आई तब मुझे समझ आया मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए शायद मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और वो सोचने लगती है सरवाइव करने के लिए मुझे दोयंग के साथ अपने रिश्ते को बदलना पड़ेगा। और वो दोयंग से कहती है इसलिए इस वक्त मुझसे माफी मांगो। दोयंग कहता है क्या? अभी तुमने क्या कहा? सेजिन कहती है कि मैंने इस बात को भूलने की कोशिश करी लेकिन मैं भूल नहीं पा रही। तुम सही थे जब तुमने कहा था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हारी साइड पर रहने के, लेकिन अगर मैं तुमसे डरना शुरू कर दूंगी तो तुम ही सोचो कि तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। तुमने मुझे खुद से क्यों डराया? तुमने मुझे इतना सफर क्यों कराया? ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी साइड पर रहूं तो मुझ पर हाथ उठाने के लिए माफी मांगो। दोयंग सोचने लगता है क्या मैं माफी मांगू, वो भी तुमसे? फिर उसके दिमाग में कुछ तो चलता है। वो सेजिन से कहता है मुझे माफ कर दो सेजिन। नेक्स्ट सीन में कांग्यून को देखते हैं जो कि पहले ही बस में चढ़ चुका था। उसने सेजिन से पूछा था क्या तुम उसके पास वापस जाने वाली हो? इस तरह की हालत में जीकर आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेजिन कहती है फिक्र मत करो, मैंने पहले ही दूसरा रास्ता सोच लिया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम दोयंग से न टकरा जाओ। कांग्यून कहता है लेकिन उस गधे को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो? सेजिन कहती है उसने पहले ही मेरे फोन में एक लोकेशन ट्रैकर डाल रखा है, इसलिए जब भी मैं किसी से मिलने के लिए जाती हूँ तो अपना स्पेयर फोन लेकर जाती हूँ। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि अपने साथ असली फोन को लेकर आ गई। और हाँ, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया कांग्यून, और इस बारे में भी कि तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में बताया। तुम्हारे लिए भी अब तक ये सब कुछ झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। प्रेजेंट में कांग्यून अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था और सोचता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरह कोई और भी सफर करे। फिर वो जायवुक के बारे में सोचता और अपने मन में कहता है तो क्या मुझे सबसे पहले उस चूहे को पकड़ना चाहिए? 1 मिनट में बस में चढ़ तो गया, लेकिन आखिरकार ये बस जा कहाँ रही है? फिर नेक्स्ट सीन में एक बार देखते हैं जहाँ पर योंगजी बैठी सेजिन की बुराइयां कर रही थी और कह रही थी उसे क्या लगता है मुझसे पंगा लेने के बाद वो बच जाएगी? दोयंग ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उस चुड़ैल की वजह से। आखिरकार मैं उसको तबाह करने के लिए क्या करूं? मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना पीने के बाद भी मुझे चढ़ नहीं रही। फिर गार्ड को वो गालियां देकर बुलाने लगती है और गार्ड आकर कहता है मैडम क्या आपको कुछ और चाहिए? तभी योंगजी उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती सब मुझसे पंगा लेने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम अब आ रहे हो? क्या तुम इस तरह से वीआईपीज को ट्रीट करते हो? तुम नहीं चाहते तुम्हारा बिजनेस चलता रहे? तभी अचानक से योंगजी पीछे मुड़ती है और एक लड़की से कहती है कि मुझे अपना फोन दो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं उस लड़की ने योंगजी का वीडियो बनाया हुआ था। योंगजी ने उसे बहुत मारा था। वो लड़की कहती मुझे माफ कर दो, मैं इसे डिलीट कर दूंगी। योंगजी कहती क्या तुम इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाली थी और मुझे एक्सपोज करने वाली थी कि मैंने कस्टमर को अब्यूज करा? वो लड़की कहती है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। योंगजी कहती है तो फिर क्या तुम मुझे इस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल करने वाली थी? फिर योंगजी उस लड़की को बहुत मारने लगती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को सीखने की जरूरत है। ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अब चलो वीडियो बना कर दिखाओ। तभी वो लड़की योंगजी की ड्रेस पकड़ के आती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगी। मैं पैसों में अंधी हो गई थी इसलिए मेरा दिमाग खराब हो चुका था। प्लीज सिर्फ इस वक्त सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। तभी योंगजी उसका सर पटक कर कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक कचरा हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वहाँ पर ताइमिन आता है और कहता है इस बार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? फिर वो अपने सामने देखकर शॉक होता है। योंगजी कहती है कि वो मेरा वीडियो बना रही थी, मैंने तो बस उसे धीमे से धक्का दिया था। ताइमिन कहता है योंगजी ये इस बार आखिर तुमने क्या कर दिया? और देखते हैं कि सर पटकने की वजह से वो लड़की वहीं पर मर गई थी। सीन में दोयंग और सेजिन को देखते हैं। दोयंग कहता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, हम लोग तुम्हारी चोट को दिखाने के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। तुम्हें ठंड लग रही थी ना, अच्छी बात है कि मैंने घर पर चलकर तुम्हारे कपड़े बदलवा दिए। वैसे ही रही तुम्हारी उस चोट की बात, तुम्हें पता है ना क्या कहना है? सेजिन कहती है हाँ बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मुझे मोच आ गई। दोयंग कहता है सही कहा, तो फाइनली तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही हो। नेक्स्ट सीन में चांदनी को देखते हैं जो कार्ड्स खेल रहा था। तभी उसके पास ताइमिन का कॉल आने लगता है। वो कॉल उठाकर कहता है ताइमिन तो इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? क्या कहा? योंगजी ने क्या करा? मुझे पता था वो एक दिन मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। दूसरी तरफ ताइमिन फोन काट कर योंगजी से कहता है शांत हो जाओ, चानी यहाँ पर आ रहा है। योंगजी कहती क्या चानी यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्या तुम चाहते हो सबको पता चल जाए कि मैंने किसी लड़की को मार दिया? ताइमिन कहता है तो फिर तुम क्या चाहती हो कि हम क्या करें? तुम जानती हो ना इस मामले में तो हम दोनों ही बेवकूफ हैं। योंगजी कहती है फिर भी उसे बुलाना अच्छा आइडिया नहीं
नहीं है। ताइमिन कहता है बेवकूफ लड़की, क्या तुम भूल गई कि उसके डैड पुलिस कमिश्नर हैं? योंगजी कांपते हुए कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, क्या होगा अगर उसने अपने डैड को बता दिया तो? ताइमिन कहता है कि फिक्र मत करो, वो नहीं बताएगा। तुम्हें उस सियोनवो कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का बेटा याद है? अरे वही लड़का जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, उसने ड्रंक एंड ड्राइव केस में किसी को हिट कर दिया था। वो सारा मामला किसी और ने नहीं बल्कि चानी ने संभाला था। वो हायर अप्स के लोगों को इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। पावर अब्यूज या फिर स्कैंडल कुछ भी हो वो सब कुछ संभाल लेता है। ये सुनकर योंगजी कहती क्या मुझे लगा था कि चानी सिर्फ एक जुआरी है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा बुरी चीजें भी करता है। ताइमिन कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीजें संभालना उसके लिए चुटकी का काम है। फिर चानी वहाँ पर पहुँच जाता है और ताइमिन कहता है तुम तो काफी जल्दी आ गए। चानी कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो कि मैं यहीं कहीं पास में था। क्या बात है, तुमने तो किसी को मार दिया, तो बताओ आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? योंगजी कहती मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, वो मेरा वीडियो बना रही थी इसलिए मैं बस उसको थोड़ा सा डरा रही थी। उसने मुझे पकड़ लिया था इसलिए मैंने उसे धक्का देकर दूर करा था, लेकिन अचानक से उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगा। चानी कहता है क्या तुम इसे जानती हो या फिर इसके साथ कोई भी ग्रुप तो नहीं आया था? योंगजी कहती है मुझे ये सब कुछ कैसे पता, मैं कुछ नहीं जानती। ताइमिन कहता है योंगजी सीरियसली आखिर तुमने ये कहाँ फंसा दिया? योंगजी कहती है तो फिर मैं क्या करती, वो मेरा वीडियो बना रही थी। तभी चानी गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद करो, क्या तुम लोग जेल जाना चाहते हो? ताइमिन कहता है कि अगर हम लोग चुप भी रहेंगे तो इससे क्या ही बदल जाएगा। तभी योंगजी कहती है गाइस जरा अपने पीछे देखो। वो लोग पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि वो लड़की अभी तक जिंदा थी और कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ताइमिन कहता है क्या इसने हम लोगों की सारी बातें सुन ली? तभी चानी अपने हाथों में ग्लव्स पहनता और उस लड़की का गला दबाते हुए कहता है अब तो हमें इसे जान से मारना पड़ेगा। योंगजी कहती है चानी रुक जाओ, वो लड़की अभी तक जिंदा है। चानी कहता है कि इस लड़की पर भरोसा करना बेफिजूल है, ये यहाँ से जिंदा बाहर निकले, इससे बेहतर यही रहेगा कि इसे मार दिया जाए। ताइमिन जल्दी से आकर इसके पैर पकड़ो, अगर ये लड़की यहाँ से जिंदा बाहर गई ना तो हम सबके बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। योंगजी कहती ताइमिन ऐसा मत करो, जाकर चानी को रोको। ताइमिन कहता है अरे यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो जाकर उस लड़की के पैरों को पकड़ लेता है। योंगजी कहती है मैंने उसे नहीं मारा है बल्कि तुम लोग उसे मार रहे हो। और ताइमिन रोते हुए कहता है चानी ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा है ना? चानी कहता है बेवकूफ, वो बाद में आकर मुझे शुक्रिया मत बोलना। नेक्स्ट सीन में सेजिन को देखते हैं जिसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और डॉक्टर कहती है कि तुम्हें ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। फिर सेजिन बाहर आती है लेकिन दोयंग वहाँ पर नहीं था। दूसरी तरफ दोयंग को देखते जो चानी से बात कर रहा था और कहता है तुमने ऐसा क्यों करा? तुम्हें यकीन है वो लड़की मर गई और तुमने क्या कहा तुम्हें लिस्ट की जरूरत है? और देखते हैं कि दोयंग की ये सारी बातें छुपकर सेजिन सुन रही थी।